25 जून 1950 सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए अभी बस 5 साल बीते थे कि एक ऐसी जंग छिड़ गई जिसे देखकर लगा कि अब तीसरा वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाएगा। इस दिन नॉर्थ कोरिया के 75,000 सोल्जर्स ने अचानक साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। यह जंग यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर की पहली जंग थी। नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर यानी कि आज का रशिया सपोर्ट कर रहा था और साउथ कोरिया के सपोर्ट में खड़ा था यूएसए। यह जंग ऐसी थी जिसका असर आज तक दिखता है। लेकिन दोस्तों सवाल आता है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में यह जंग हुई क्यों? सबसे बड़ी बात कि इसमें अमेरिका और रूस आपस में क्यों भिड़ गए? क्या थी ये वॉर और ये कब तक चली? इसमें कौन जीता और कौन हारा और क्यों आज भी ये जंग जारी है? आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज जो नॉर्थ और साउथ कोरिया हम देखते हैं वो कभी एक हुआ करते थे और ये पूरा एरिया कोरिया कहलाता था। कोरिया एक रिच मिनरल वाला देश था जहां पर कोल, टंगस्टन, ग्रेफाइट, आयरन ओर जैसी चीजें पाई जाती थी। इसी वजह से इस जगह पर चाइना, रशिया और जापान ये तीनों हमेशा नजरें गड़ाए रहते थे। जब चाइना में 17वीं सदी में किंग डायनेस्टी सत्ता में आई तो उसने कोरिया के राजाओं को अपने कंट्रोल में रखा। यह सिलसिला 20वीं सदी की शुरुआत तक चला, जब तक चाइना की किंग डायनेस्टी खत्म नहीं हो गई। 19वीं सदी के आखिर में चाइना की किंग डायनेस्टी कमजोर पड़ती जा रही थी। इसी का फायदा उठाकर जापान ने साल 1894 में चाइना को हराया और कोरिया को कब्जे में कर लिया। जापान के कब्जे के बाद रशिया ने भी कोरिया पर कब्जा करना चाहा, लेकिन 1905 में जापान ने रशिया को भी बुरी तरह से हरा दिया। इस लड़ाई के बाद साल 1910 में जापान कोरिया एनेक्सेशन ट्रीटी साइन हुई, जिसके बाद कोरिया पूरी तरह से जापान के पास चला गया। जापान ने कोरिया के साथ वही करना शुरू किया जो यूरोपियन देश एशिया के देशों के साथ कर रहे थे। कोरिया के लोगों पर जापानीज कल्चर को थोपना और कोरिया की पहचान को पूरी तरह से खत्म कर देना। यहाँ के लोगों को स्लेव बनाकर जापान ले जाया जाता था। जापानीज आर्मी महिलाओं को स्लेव की तरह इस्तेमाल करती थी। इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक यानी कि करीब 35 सालों तक कोरिया ऐसी प्रॉब्लम्स लगातार झेल रहा था। हालांकि 1945 में सिचुएशन बदल गई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने जब सरेंडर किया तो कोरिया भी उनके चंगुल से छूट गया। लेकिन जैसे ही जापान ने कोरिया को छोड़ा वैसे ही दो सुपर पावर्स ने इस पर कब्जा कर लिया। यूएसएसआर ने नॉर्थ की तरफ से और यूएसए ने साउथ की तरफ से कोरिया को हथिया लिया। यहां से दोनों देशों के बीच विभाजन की पहली लाइन खिंच गई। 38th पैरेलल नाम से दोनों देशों के बीच में बॉर्डर बन गया। नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर के पास चला गया और साउथ कोरिया यूएसए के सपोर्ट में चला गया। कहा गया कि यह टेम्परेरी अरेंजमेंट है जो बस 5 साल के लिए किया गया है। उसके बाद दोनों देशों को एक कर दिया जाएगा। अब सबको उम्मीद थी कि 1950 तक कोरिया आजाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके पीछे की वजह थी कोल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि एक साथ जंग लड़ रहे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में टेंशन बढ़ गई। दोनों ही देश अब इस होड़ में लग गए कि वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाएं। इसी का नतीजा था कोल्ड वॉर। यूएसए और यूएसएसआर की इस सोच का पहला विक्टिम बना था कोरिया। अब कहानी में अगर वापस लौटे दोस्तों, तो कोरिया पहले से ही जापान का अत्याचार देख चुका था। वहां के लोग अब आजादी चाहते थे, इसलिए दोनों हिस्सों में विदेशी पावर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। हालात बिगड़ते देखकर यूएसए ने कोरिया में इलेक्शन कराने की बात कही। ये बात यूएसएसआर और नॉर्थ कोरिया के कम्युनिस्ट को पसंद नहीं आई। जाहिर है कि अब दोनों हिस्सों को एक करना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्नीस 1948 में नॉर्थ और साउथ कोरिया में अलग अलग इलेक्शन कराए गए और दोनों जगहों पर अलग अलग सरकारें बनी। यूएसएसआर ने किम सेकेंड सुंग को नॉर्थ कोरिया की सत्ता सौंप दी। तो वही यूएसए ने 1948 में साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाई जिसके प्रेसिडेंट सिंगमैन री थे। दोनों ही यूएसए और यूएसएसआर की अपनी पसंद के लीडर थे। सरकार बनने के बाद यूएसएसआर और यूएसए ने अपनी आर्मीज को यहां से हटा लिया। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी।
कोरिया में भले ही दो अलग अलग सरकारें बन गई हों, लेकिन यहाँ के लोग ये डिवीजन नहीं चाहते थे। इसीलिए दोनों देशों में इसको लेकर विद्रोह शुरू हो गए। सिविल वॉर की हालत हो गई। उधर दोनों तरफ के लीडर्स चाहते थे कि वो जंग करके पूरे हिस्से को जीत लें और अकेले ही कोरिया पर रूल करें। फिर इसी टेंशन के बीच एक बहुत बड़ी घटना हो गई। साउथ कोरिया के पास एक आइलैंड है, जेजू आइलैंड। यहां पर अप्रैल 1949 में एक रिवोल्ट हुआ। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने बड़े ही ब्रूटल तरीके से इस विद्रोह को दबा दिया। इसमें 30,000 लोग मारे गए। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले कम्युनिस्ट थे, इसलिए नॉर्थ कोरिया भड़क गया। जेजू आइलैंड की यह घटना रीजन बनी कोरियन वॉर की शुरुआत का। 25 जून को नॉर्थ कोरिया के 75,000 सोल्जर्स ने 30th पैरेलल को पार किया और यूएसएसआर के सपोर्ट वाले अपने टैंक्स और आर्टिलरी के साथ साउथ कोरिया के बुसान शहर को छोड़कर पूरे कोरिया पर कब्जा कर लिया। साउथ कोरियन आर्मी कमजोर थी, इसलिए वो बुरी तरह हारी और आखिर में उसने यूएसए से मदद की गुहार लगाई। शुरू में यूएसए मदद करने में हिचक रहा था, क्योंकि अब यूएसएसआर भी न्यूक्लियर कंट्री बन गया था। ऐसे में दो महाशक्तियों के बीच का युद्ध फिर से एक तीसरे युद्ध को जन्म दे सकता था। लेकिन यूएसए चाइना वाली गलती भी नहीं दोहराना चाहता था, जहां पर उसकी ढिलाई की वजह से एक कम्युनिस्ट सरकार खड़ी हो चुकी थी। इसीलिए यूएसए ने साउथ कोरिया की मदद के लिए यूनाइटेड नेशंस में सोवियत के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन सोवियत ने इस सेशन को बायकॉट कर दिया। इसके बाद यूएन ने जनरल डगलस मैकआर्थर के कमांड में अपनी सेना को साउथ कोरिया भेजा। इस सेना में यूएसए के साथ साथ 21 और देश भी शामिल थे। इस तरह से एक भयानक लड़ाई की शुरुआत हुई, जो करीब 3 साल तक चलती रही। डगलस ने प्लान के मुताबिक जुलाई से सितंबर के बीच बुसान शहर के रास्ते नॉर्थ कोरिया की आर्मी पर हमला शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया की आर्मी को भगा दिया। साउथ कोरिया अब आजाद था, लेकिन यहीं पर डगलस ने एक गलती कर दी। उन्होंने 30th पैरेलल को पार किया और चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर तक पहुंच गए। अब यहां पर लड़ाई लड़ने से चाइना के साथ युद्ध होने का रिस्क था, इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। लेकिन डगलस माने नहीं और येलू रिवर पर, जहां पर चाइना और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर था, वहां तक पहुंच गए। फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। यूएसएसआर के कहने पर चाइना ने अपने लाखों सोल्जर्स को यूनाइटेड नेशंस की सेना के खिलाफ जंग के मैदान में उतार दिया। चीन की सेना ने यूनाइटेड नेशंस की आर्मी को पीछे ढकेलना शुरू किया और दोबारा साउथ कोरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस तरह से जो जंग काफी पहले खत्म हो सकती थी, वो डगलस की एक गलती की वजह से और लंबी खींच गई। अगले 3 सालों तक ये जंग चलती रही, जिसमें कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। फिर आखिर में थक हार कर 27 जुलाई 1953 के दिन नॉर्थ कोरिया के पैनमुजोम में युद्ध विराम की घोषणा हुई और दोनों साइड से इस एग्रीमेंट के तहत 30th पैरेलल पर दोनों के बीच एक नई बाउंड्री बनाई गई। इस लाइन के दोनों साइड 2 किलोमीटर की दूरी तक दोनों के बीच में डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया गया, यानी कि यहाँ कोई आर्मी नहीं होगी। इस तरह से दोस्तों 1953 में कोरिया की लड़ाई से तय हो गया कि अब ये दोनों देश, ये दोनों हिस्से कभी एक नहीं हो पाएंगे। आज भी 2 किलोमीटर के इस हिस्से के बाहर का एरिया दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड एरिया है। ये जंग अभी भी नहीं रुकी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में अभी भी पीस पैक्ट नहीं हुआ है। इसीलिए जब भी पुतिन या शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया का दौरा करते हैं, तो दुनिया भर के देशों के कान खड़े हो जाते हैं, जैसा कि हाल में अभी आपने सुना होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग हुए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।